मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से प्रदेश तक, कि किस प्रकार से कंपनी ने अपनी शक्ति स्थापित की थी भारत के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट से आई थी। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it to the right to trade with East। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था, जिसके तहत जो इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने अब उन्हें परमिशन दे दी थी कि वो ईस्ट के साथ, मतलब ईस्ट के राज्यों के साथ अब वो व्यापार कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉयल चार्टर नो अदर ब्रिटिश कंपनी कुड ट्रेड विद इंडिया। और इस रॉयल चार्टर के तहत कोई और दूसरी ब्रिटिश कंपनी जो थी वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। बट द चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट। लेकिन ये जो चार्टर था, ये जो उन्हें आदेश मिला था कि इसके तहत और कोई दूसरी शक्ति को वो लोग भारतीय बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकते थे। फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव, कार्डामोम, सिनामोम एसेट्रा वर ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार थे उनके अंदर हमारे भारत देश की जो सिल्क थी, कॉटन था, पेपर, जो मिर्च थी, लौंग थी, धनिया था, जीरा था, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ऑल ट्रेडिंग कंपनी, सभी व्यापारिक जो कंपनियां थी, वांटेड टू सिक्योर मार्केट टू फ्लोराइज देयर ट्रेड। वो सब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना जो बाजार था उन्हें सुरक्षित रखना चाहते थे। हैंस ब्रिटिश हैड टू फाइट अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। और इसलिए ब्रिटिश जो थे वो अपना बाजार स्थापित करने के लिए जो दूसरी यूरोपियन जो व्यापारिक संस्थाएं थी, जैसे पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, इनके साथ लड़ते रहते थे। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज करी, तो उसके बाद कई व्यापारिक जो विदेशी व्यापारिक जो संगठन थे वो हमारे देश के अंदर आए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, इन सब लोगों ने हमारे भारत पर शासन किया था। इन सब ने भारत के साथ भारत देश के अंदर व्यापार किया था। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड डिप्लोमेसी। और जो व्यापार था वो शस्त्रों और रणनीति के आधार पर किया जाता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से बंगाल में व्यापार किया था। इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे पर भारत में स्थापित की गई। जो मुगल शासक औरंगजेब था, इशूड ए फरमान। फरमान का मतलब होता है आदेश। तो ग्रांटियन द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और इसमें उसने जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे आराम से, आसानी से व्यापार करने का, फ्री होकर के व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एक्साइटिंग प्रिविलेजेस। कंपनी लगातार ये देखती रहती थी, ये कोशिश करती रहती थी कि किस प्रकार से उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। अब है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब किस प्रकार से इस व्यापार के कारण लड़ाइयाँ हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने की, अपनी शक्ति स्थापित करने की पूरी कोशिश की। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के शक्तिशाली नवाब थे। दे टुक सेवरल स्टेप्स टू कंट्रोल कंपनी। तो उन्होंने कंपनी को नियंत्रित रखने के कई कदम उठाए, जैसे कि दे रिफ्यूज द ग्रांट द कंपनी कंसेशन। उन्होंने कंपनी को सुविधाएं देने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर कंपनीज राइट ट्रेड। अब उन्होंने कंपनी के जो व्यापार का अधिकार था उसकी मांग को भी ज़्यादा फैलाने से उन्होंने मना किया। डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। उन्होंने जो सिक्का प्रणाली चलाई थी कंपनी ने अपने नाम की, उसको भी रोकने की कोशिश की। स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और कंपनी जो अपना ये शासन बढ़ा रही थी, जो अपना ये फोर्टिफिकेशन कर रही थी, जो ये अपना किलाबंदी बढ़ा रही थी, इसको भी उन्होंने रोकने की कोशिश की। कंपनी डिक्लेयर्ड
दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द ऑफिशियल्स वर ruining देयर ट्रेड। अब कंपनी ने ये घोषित किया कि जो अधिकारी हैं उनकी जो अनजस्ट डिमांड्स है, जो अनचाही मांगे हैं, वो उनके व्यापार को नष्ट कर रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नवाब एंड कंपनी फाइनली कुलिमिनेट इन द बैटल ऑफ प्लासी। और फिर जो नवाबों का और कंपनी के बीच का जो ये विवाद था, इसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ। अब हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानते हैं। प्लासी का युद्ध, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई 1756 में। सिराजुद्दौला जो था बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। ही हैड इम्पोज सेवरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी, और उसने कंपनी पर कई रोकथाम लगाई। सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि वो बंगाल के जो राजनीतिक मामले हैं उनके अंदर अपनी दखल अंदाजी ना करें। स्टॉप फोर्टिफिकेशंस, अपनी किलाबंदी रोके, एंड पे द रेवेन्यू, और उन्हें कर दें। आफ्टर द नेगोशिएशंस बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी फेल्ड, और अब नवाब और कंपनी के बीच ये जो सभी जो बातें हुई थी ये सब ख़त्म हो गई थी। सिराजुद्दौला मार्च विद हिज सोल्जर्स। अब सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा एंड कैप्चर्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार, और कासिम बाज़ार की जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी उस पर उसने अपना अधिकार कर लिया। मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला का कमांडर था। ही वॉज प्रॉमिस्ड बाय क्लाइव टू मेड नवाब क्रशिंग सिराजुद्दौला, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको धोखा करने पर मजबूर किया, उसे लालच दे करके। उसे जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज अधिकारी, उसने उसे कहा कि सिराजुद्दौला को ख़त्म करके तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। इन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के क्षेत्र में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी सेना खड़ी कर दी, एंड सिराजुद्दौला जो है वॉज डिफीटेड एंड एसनेटेड। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और उसे बंदी बना लिया गया। मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब। अब मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, एंड ही वॉज जस्ट ए पपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स, और अब वो केवल अंग्रेज़ों के हाथ का एक कठपुतली बनकर रह गया था कि जैसे वो नचाते थे उसे वैसा ही वो काम करता था। अब एक कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नाबॉब्स। कंपनी अधिकारी नाबॉब्स बन गए, नवाब्स बन गए। नाबॉब्स इन एंग्लिसाइज वर्जन, इसका मतलब होता है नवाब को अंग्रेजी में उन्होंने नाबॉब्स बोला। एंग्लिसाइज वर्जन है मतलब उन्हें अंग्रेज बनाना। जो नाबॉब्स थे उन्होंने नवाबों को उन्होंने अंग्रेज बनाने की कोशिश की, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दी। Britishers were leading comfortable and lavish life similarly to English Nawab after returning to Britain। इसका मतलब ये था कि जो कुछ ब्रिटिशर्स थे वो अब आरामदायक और राजपूर्ण जीवन जी रहे थे, बिल्कुल अंग्रेजी नवाबों की तरह, जब वो ब्रिटेन से लौट कर आए। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसे गवर्नर, बंगाल का गवर्नर घोषित किया गया 1764 में। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, उसे कंपनी के प्रशासन से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा गया। बट ही हिमसेल्फ हैड वास्ट वेल्थ, लेकिन उसके पास खुद बहुत ज़्यादा धन संपदा थी। ईच कंपनी सर्वेंट हैड ए विजन टू लिव लाइक इंडियन नवाब्स। अब जो प्रत्येक जो कंपनी का सर्वेंट था वो भी भारतीय नवाबों की तरह जीना चाहता था। अब एक कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी का शासन कैसे फैला। जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसमें कंपनी अपॉइंट्स रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। अब कंपनी ने भारतीय राज्यों के अंदर अपने रेजिडेंट्स, अपने जो निवासी थे उनको स्थापित किया। रेजिडेंट्स बिगेन इंटरफेयरिंग, और ये जो रेजिडेंट्स थे ये भारतीय राज्यों के अंदर अब अपने दखल अंदाजी करने लगे। कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंसेस, कंपनी ने अपूरक संधियां जो थी उनको मानने पर मजबूर किया। इसका मतलब था कि जो भारतीय शासक थे वर नॉट अलाउड टू हैव द इंडिपेंडेंट आर्मी, वो स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड हैड टू पे, राजा को जो था वो सेना रखने का, अंग्रेजी सेना रखने का अधिकार था और उन्हें कर देने का अधिकार था। इफ़ द किंग फेल टू पे, अगर राजा नहीं दे पाता था उन्हें रुपए, ही हैड टू गिव सम पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश, तो उसे अपने प्रदेश का एक बड़ा अधिकार अंग्रेजों को देना पड़ता था। जो नवाब, अवध के जो नवाब थे और हैदराबाद के जो निजाम थे, वर फोर्स टू गिव देयर टेरिटरीज, उन्हें उनका राज्य देने के लिए, प्रदेश देने के लिए बाधित किया गया।
कंपनी सून डिस्कवर्ड दैट पपेट रूलर्स वर नॉट ऑलवेज सपोर्टिव टू देम। अब कंपनी को पता चला कि जो उनकी कठपुतली जो राजा थे, जो उनके नीचे काम कर रहे थे, अब वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड द कंपनी रिमूव हिम। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो उसे हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। वैन मीर कासिम प्रोटेस्टेड, और जब मीर कासिम को ने उनका विद्रोह किया, कंपनी ने उसे हराया 1764 में बक्सर की लड़ाई में, एंड मेड मीर जाफ़र एज नवाब अगेन, और फिर मीर जाफ़र को उन्होंने दोबारा से नवाब बना दिया। जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई 1765 में, क्लाइव मेड हिज इंटेंशन क्लियर। अब क्लाइव ने अपनी सीधी बात रख दी कि कंपनी जो है वो बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार रखेगी, और उसी साल जो मुग़ल एम्परर था उसे बंगाल का दीवान घोषित किया गया। अब है टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल, जो हैदर अली और जो उनके प्रसिद्ध बेटे टीपू सुल्तान थे, उनके नेतृत्व में मैसूर उस समय बहुत शक्तिशाली राज्य था। 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी मैसूर से बिटवीन 1767 से 1797 तक श्रीरंगापट्टनम में। इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली वन विक्ट्री। लेकिन श्रीरंगापट्टनम की जो आखिरी लड़ाई थी उसके अंदर कंपनी की विजय हुई। टीपू सुल्तान को मार दिया गया और उसकी जो कैपिटल थी श्रीरंगापट्टनम वो ले ली गई। अब मराठाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई। मराठा वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ। मराठाओं को अलग अलग चीफ़ों के रूप में, मुखियाओं के रूप में अलग अलग स्थापित किया गया था, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। मराठा वर सब्स्यूड इन ए सीरीज ऑफ मार। मराठा हमेशा लड़ाई में व्यस्त रहते थे। जो थर्ड एंग्लो वार हुआ था 1817 से 19, मराठा पावर वॉज क्रश। इसमें मराठाओं की शक्ति को ख़त्म कर दिया गया। पेशवाओं को वहाँ से हटा दिया गया और उन्हें पेंशन दे करके कानपुर भेज दिया गया। क्लेम ऑफ फार्मेटेसी, परम सत्ता स्थापित करना। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813, न्यू पॉलिसी। अब परम सत्ता स्थापित करने की एक नई नीति लाई गई लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, जिसमें कि जो अंग्रेज थे वो अपनी सत्ता स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब आप पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये थी विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 में भारत में गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विलय नीति लागू की थी। इसमें यह था कि जिन राजाओं के अपने बच्चे नहीं होते थे वो बच्चे गोद नहीं ले सकते थे और उनके राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाता था। सतारा, संभालपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जो थे ये कुछ ऐसे राज्य थे जिन्हें विलय नीति के कारण राज्य में मिला लिया गया था। अवध को भी 1856 में विलय नीति के दौरान मिला दिया गया था। अब है सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नया प्रशासन स्थापित करना। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने प्रदेश को प्रेसिडेंसीज में स्थापित किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके साथ साथ जो प्रशासन का मुखिया था उसे गवर्नर जनरल, और पहला गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग था उसे मुखिया बनाया गया था। इसके साथ साथ न्याय के लिए भी 2 कोर्ट स्थापित की गई थी, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। अब कंपनी आर्मी, मुग़ल जो थे वो हमेशा जमींदारों के रूप में रहे थे, ठीक है। मुग़ल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री। मुग़ल सेना जो थी वो हमेशा धोखेधड़ी के साथ ही उनके साथ काम किया गया था। इन्फेंट्री वॉज मोस्टली सप्लाइड बाय द लोकल जमींदार्स, और लोकल जमींदारों के द्वारा उन्हें ये धोखा दिया जाता था। द आर्मी डिड नॉट हैव प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री, और उनकी जो सेना होती थी उन्हें भी सही से नहीं रखा जाता था। ठीक है बच्चों, इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे